बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तब्दीली की हवा या तूफानी झक्कर, तब्दीली की हवाओं ने, सुनामी की लहरों ने वजारत खजाना को जो है डुबो दिया है और वजारत जा चुकी है। असद उमर साहब की आज की सबसे बड़ी खबर अगर इस हवाले से देखा जाए तो यकीनन इस वक्त यही बन रही है। जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इख्तिदार में आई थी तो ये कह रहे थे वजीर आजम साहब के मुसलसल बुनियादों पर, यह बात तवातुर से हमने सुना है, उन्होंने कहा कि मेरे पास बेस्ट टीम है और हम डिलीवर करेंगे। लेकिन माजी करीब की ही बात है कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। अब ये 9 लोगों के नाम हैं कमोबेश जिनके घर जाने की तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो पहली विकेट जो गिरी है वो असद उमर साहब की गिरी है। यहां ये बात बड़ी काबिल जिक्र है कि असद उमर साहब जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर के बाद से ही हमने देखा कि वजीर आजम इमरान खान साहब मुसलसल बुनियादों पर कैंपेन चलाते रहे असद उमर की और उनको लेकर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि पाकिस्तान की वजारत खजाना को इस्तेहकाम बख्शेंगे, मईशत को उसकी पटरी पर लेकर आएंगे। लेकिन इसी मईशत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस 8 माह की जो मुद्दत है हुकूमत की, इसके दौरान हमने मुसलसल बुनियादों पर देखा है कि डॉलर अप एंड डाउन होता रहा, स्टॉक मार्केट का बुरा हाल रहा। आज की ही खबर यह है कि प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, प्याज जैसी चीज के, दूध की कीमतों में इजाफा होता रहा मुसलसल बुनियादों पर। तो मईशत किसी तरह एक धारे पर नहीं आ रही है। लेकिन अगर वजारत खजाना ने यह इस्तीफा दे दिया है, ये जबरी तौर पर ही सही, या उन्होंने समझा कि अब वो नहीं चला सकते मजीद वजारत को, तो उन्होंने खुद मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। तो अब नेक्स्ट वजीर कौन होगा और वो किस तरह की स्कीम्स लेकर आएगा? दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज खुद असद उमर साहब ने भी बारहा कहा है कि IMF का जो प्रोग्राम है जिस पर हमने दस्तखत कर दिए हैं, इसके बाद जो बजट होगा वो यकीनन बड़ा खतरनाक होगा। और वो जो लफ्ज वो बार बार दोहरा रहे थे कि अवाम की चीखें निकलेंगी, तो वो शायद निकलेंगी भी। लेकिन एमनेस्टी स्कीम के हवाले से बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि एमनेस्टी स्कीम ने भी बहुत ज्यादा दरार पैदा की है, कैबिनेट के अंदर डिवीजन हुआ है। इस पर भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज असद उमर साहब ने क्या कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जरा पहले आपको वो सुनवाते हैं और फिर अपने शुरा से आपका तारुफ भी करवाएंगे। वजीर आजम जो है वो काबीना का रिशफल करने जा रहे हैं। जब मईशत खड़ी थी वो पाकिस्तान की मईशत के, ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब इलेक्शन हुआ, हुकूमत बनी तहरीक इंसाफ की, वो पाकिस्तान की तारीख की मईशत की खतरनाक तरीन लम्हात में से एक थे। एक जा रहे हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर, जो अगला बजट आपका आएगा वो बजट जो है वो उस IMF के प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए जो शख्स आगे जिम्मेदारी ले रहा है उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए, ऑलरेडी लेट है ये, अगर इससे 1 महीने पहले होता तो और बेहतर होता, लेकिन अभी भी जो है जो फैसला जब आपने किया तो फौरी तौर पर उसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ताकि उसकी जो डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन है उसके अंदर तो शामिल हो। बजट के अंदर जाहिर है आपने जो आप पूछ रहे थे मुश्किल फैसला किया, मुश्किल बजट होगा, लेकिन उस मुश्किल बजट के अंदर जाहिर है चॉइसेस होती हैं, आप बहुत मुख्तलिफ तरीके से उस अदादो शुमार पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उसका इस्तेकाक होना चाहिए जिसने इंप्लीमेंट करना है। पास अगर ये चॉइस आती है कि मैं ऐसे फैसले करूं जिससे 2 महीने 3 महीने की अनसर्टेनिटी हो, और दूसरी तरफ मेरे पास ये चॉइस हो कि मैं पाकिस्तान के अवाम को कुचुमर निकाल के रख दूं, तो मैंने पहले भी यही फैसला किया था। मैं 3 माह में पहले क्या कहता था मैं आप लोगों को, क्या होगा, असद उमर को गालियां पड़ेंगी ना, मैं खा लूंगा गालियां। तो बाकी वो तब्दीलियां करना चाहते हैं उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। हम मुवाजना आपके सामने पहले रख चुके हैं। 8 माह का, अब तो मेरा 8 माह खत्म हो गए ना, पहले 8 माह जो थे पीपल्स पार्टी के दौर के वो भी रिकॉर्ड निकाल के रख लें, वो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के बाद थे। पहले 8 माह का दौर मुस्लिम लीग नून के भी निकाल के रख लें और पहले 8 माह का दौर तहरीक इंसाफ का निकाल के रख लें। इसके बावजूद कि जो बहरान हमें मिला था, ये वो पिछले बहरान उसका अशर अशीर नहीं थे, उसके बावजूद बेहतर परफॉर्मेंस की है इमरान खान की हुकूमत। 3 बुनियादी डेफिसिट्स हैं, वो अभी जो यार मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमने दिया था वही पाकिस्तान के मसाइल हैं, 40 साल से वही चल रहे हैं। जब तक आप वो नहीं करेंगे उस वक्त तक मईशत आगे नहीं चलेगी। असद उमर नाकाम हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हुई है, या मईशत की जुबूहाली का जिम्मेदार पिछली हुकूमतें भी हैं? सवाल यह भी अपनी जगह अहम है। जैसे असद उमर कह रहे हैं कि यह अशर अशीर भी नहीं है जो बाकी पिछली हुकूमतों ने किया है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तशरीफ रखते हैं अली ए रहीम, साबिक सदर कराची टेक्स बार। सर आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। अयाज राना एंकर पर्सन है प्रोग्राम बिजनेस RK और बिजनेस रिपोर्टर भी हैं। अयाज आपको भी वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच कि आप भी आए। अयाज आपसे ही बात का स्टार्ट करेंगे क्योंकि जाहिर है जब ये खबर मार्केट में फ्लोट हुई कि असद उमर साहब जो है वो रिजाइन कर रहे हैं, मार्केट ने किस तरह से मूव किया और क्या आपने देखा? मार्केट क्रश की या पॉजिटिविटी की तरफ आई?
देखिए सना, थोड़ा सा कल असद उमर साहब ने बहुत चैनल्स पे बैठ के बड़ी अच्छी बातें की थी कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है वो अब बिल्कुल सही हो गया है, उसको अब यहीं पे हम इस्तेकामत पे रखेंगे। साथ साथ उन्होंने बोला कि अब डॉलर और रुपए की कदर भी जो है इक्विलिब्रियम पे आ गई है, अब इसको भी छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है और हम IMF की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट ख़ास करके जो है वो जो रूमर्स होती हैं ना, जो ये अफवाहें होती हैं, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। खबर जो है वो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये रूमर्स थी, जब ये आज से 2 दिन पहले या 3 दिन पहले चैनल्स ने ये बात ब्रेक की थी कि असद उमर जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और चेंज की जाए, तो उसका हमने देखा कि तवातुर से मार्केट रोज़ाना की बुनियाद पर 300-300 पॉइंट्स जो है वो नीचे जाके बंद हो रही थी, 600 पॉइंट्स बंद हुई। आज सुबह जब कल उन्होंने ये बात की तो सुबह मार्केट ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। हमने देखा कि मार्केट एक अच्छे स्टार्ट के साथ जा रही थी, लेकिन जब ये रूमर्स फैलनी शुरू हो गए कि जी ये हो गया है, जब ट्वीट सामने आया तो तकरीबन 300 से ज़ायद पॉइंट्स जो है मार्केट ने नीचे किए। जिसके बाद मार्केट में जब ये बात क्लियर हो गई कि उनका इस्तीफा आ गया, मार्केट आज पॉजिटिव बंद हुई। ये भी बात जब मार्केट क्लोज हुई है तो हमने ये देखा कि मार्केट के अंदर 59 पॉइंट प्लस के ऊपर, जबकि वो 300 पॉइंट से ज्यादा नीचे थी। तो इसका मतलब ये है कि जब रूमर्स होती हैं वो डैमेजिंग होती हैं बानिस्बत है कि खबर आ जाए। जब खबर आ जाती है, मतलब ये कहना चाहिए कि सूदिंग इफेक्ट फॉर द मार्केट एज वेल उनके रेजिग्नेशन के बाद। तो ये मुझे तो आपकी बात से यही लगा। बिल्कुल, जब हम बिजनेस कम्युनिटी से, क्योंकि आज एक साथ दूसरा एक इवेंट भी था जहां रज़ाक दाऊद साहब से हमारी मुलाकात हुई, जी वो कराची में मौजूद थे, उनसे हमारी जब बात हुई और बिजनेस कम्युनिटी से बात हुई तो वो यही कहती थी कि PTI की हुकूमत कायम है, वजारत खजाना एक बड़ी डिवीजन, एक बड़ा जो है वजारत है, इसके अंदर लोग मौजूद हैं। अब उसके अंदर अगर हुकूमत समझती है, इमरान खान साहब खुद समझते हैं कि लोगों को तब्दील करने का वक्त है या इस वक्त तब्दील किया जा सकता है, तो कर लीजिए, क्योंकि आगे बजट है और बड़े बड़े फैसले होने हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी में थोड़ा सा एक इबाम है कि ये इस वक्त नहीं होना चाहिए था, जहां इतनी बड़ी बातें, एक ने बड़े फैसले जो हुकूमत ने पहले ले लेते तो ये हो सकता है, क्योंकि कल वो कह रहे थे अगर हमें IMF में अभी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम पहले चले जाते तो बेहतर था, लेकिन ये खुद ये कल तक कहते रहे कि अगर हम पहले जाते तो हमें और ज्यादा महंगाई का तूफान होता है या हमारे लिए और जो है वो ऐसे फैसले होते हैं जिसको आवाम पसंद नहीं करती। ठीक है, अली ए रहीम साहब, पहले तो ये बताएं कि असद उमर के रेजिग्नेशन पर आप को क्या लगा कि जेन्युइनली ठीक है, सही किया उन्होंने, या ये गलत टाइम पर गलत फैसला हो गया, जल्दबाजी में प्रेशर में आ गए? अगर ये परसों अगर आपने पूछा होता मुझसे तो मैं आपसे कहता कि आई वाज सरप्राइज्ड, मगर 2 दिन से ये चल रहा था कि वो जा रहे हैं, जा रहे नहीं, तो आज इतना बड़ा वो धचका नहीं पड़ा जो पड़ना चाहिए था। अच्छा, मतलब लोग एक्सपेक्टेड थे कि ये होना है, देर या सवेर लग रहा था, इसलिए जब एक व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज ऑलवेज फायर, नहीं ठीक है ना, तो वो जो है चांस था कि ये जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और हमारी जो बातें हुई थी हमारे सर्कल्स में, जी, तो लोगों का ये कहना था कि लगता है कि इनको ये शायद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे रहे हैं, ये बातें हो रही थी। जी। अब आई बिलीव आज ये पता लगा है कि शायद वो नहीं, अब वो तो कोई मिनिस्ट्री ले ही नहीं रहे ना, वो कह रहे हैं मुझे घर ही जाने दें, आप लोगों ने, आप खुद संभाल ले सारी वजारतें। वेल, इसी पे जरा और मजीद बात करूंगी मैं अली रहीम साहब, क्योंकि ज़ाहिर है जब एमनेस्टी स्कीम की बातें हो रही थी तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ज्यादा अपनी ही, जब वो खुद ऑपोजिशन में थे तो बहुत ज्यादा मुखालफत की, असद उमर साहब ने बहुत ज्यादा मुखालफत कर रखी थी इस मामले पर भी, लेकिन कैबिनेट में डिवीजन भी हुआ है। मुझे बताया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नफीसा शाह ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया, जरा उनसे भी ओपिनियन ले लेते हैं। ज़ाहिर है उनकी गवर्नमेंट पर काफी ज्यादा बात हो रही है कि उनकी दौर में भी 8 माह की अगर निकाल के देखी जाए कारकर्दगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो इससे भी ज्यादा बुरी थी। नफीसा शाह साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। नफीसा शाह साहिबा, सबसे पहले तो जाहिर है आप कैसे समझती हैं कि ये जो फैसला लिया है असद उमर साहब ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, रद्दोबदल जो हो रही है काबीना में, ये आम सी बात है या खजाना वाकई इतनी मुश्किल वजीर है या इतनी मुश्किल पोर्टफोलियो है कि असद उमर साहब उसके लिए केपेबल नहीं थे? देखिए, पहले तो आपका मैंने कमेंट और जजमेंट सुनी जो आपने कहा कि नो मैम, दैट्स नॉट द जजमेंट, मैं बता रही थी उन्होंने कहा था आज ये कि इन्होंने असद उमर साहब ने कहा, प्लीज हियर मी आउट, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पहले 8 माह में बहुत बुरी थी। जी बिल्कुल, हरगिज बुरी नहीं था, हरगिज बुरी नहीं थी, हरगिज बुरी नहीं थी। हमने भी जनरल मुशर्रफ जो मुल्क छोड़ के गया था तो उस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट, शायद आपको फिगर ये हो ना हो, लेकिन एक तजज़िये के मुताबिक, इनफैक्ट जो लास्ट मिनिस्टर ने हमें स्टेटमेंट दी थी फ्लोर ऑफ द हाउस से, वो $3.5 अरब का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हमारे पास रिजर्व थे ओनली, और उस नहज पर पीपल्स पार्टी ने मुल्क को संभाला। बिल्कुल ठीक है। और आते ही हमने रिलीज किया
उस वक्त गंदम की किल्लत थी पाकिस्तान में, गंदम नहीं था एग्रीकल्चर कंट्री में। हमने इमीडिएटली आटे को इंसेंटिवाइज करने के लिए गंदम की मिनिमम प्राइस 60 अनाउंस की, जिससे इमीडिएटली एक फील गुड इफेक्ट हुआ। हमने पहले 6 माह में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो दिया। हमने पहले 6 माह में IMF के साथ एग्रीमेंट कर दिया था, तो स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जा रहा था। हाँ, हमने एक दफा वजीर खजाना का तबादला किया, लेकिन एक रोड मैप था और एक क्लियर कमिटमेंट थी कि जो जितना भी कौम के लिए पेनफुल हो स्टेबलाइजेशन, गरीब आवाम के लिए, कॉमर्स के लिए, मजदूरों के लिए रिलीफ था, हर बजट में रिलीफ था। 200% तनख्वाहें जो है हमने बढ़ाई थी। अब आइए इस गवर्नमेंट का कारनामे। लेकिन लोगों की इस वक्त आप व्यूज देख लें कि इस गवर्नमेंट का 9 माह तक कोई पॉलिसी डायरेक्शन नहीं था। असद उमर साहब तो चले गए, जो उनके एज प्लेयर थे, कप्तान थे, लेकिन ये तयन अभी करना बाकी है कि जो इकोनॉमिक इनके फेलियर्स हैं, पॉलिसी डायरेक्शन तो नहीं है लेकिन फेलियर टू नेगोशिएट है। IMF से आप बेसिकली डील नहीं कर सके, पैकेज नहीं ले सके, आप 50 के मामले जो है वो सेटल नहीं कर सके। दिस शोज कि गवर्नमेंट जो है उसके जहन से अभी तक कंटेनर तारी है। और पिछले टाइम में मैंने असद उमर साहब की कई स्टेटमेंट सुनी थी, तो ही वाज प्लेइंग लाइक ऑपोजिशन के हवाले से, जैसे आप इफ यू इनटू अ नेगोशिएशन मोड, आप उस पार्टी को जिससे आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं उसको अटैक नहीं करते। एंड आई हर्ड हिम अटैकिंग जो भी IMF है या फैटास के मैनेजमेंट है, जो भी है, यू आर नेगोशिएटिंग विद देम, यू नीड देम, तो आप उनके ऊपर हमले कर रहे थे। ठीक है, आई थिंक एक फेलियर है गवर्नमेंट का एज अ होल। अच्छा, यही मैं पूछना चाह रही थी। या उनका फॉल है, तो इट्स फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट एज अ होल एंड फेलियर ऑफ इमरान खान एज अ टीम कैप्टन। ओके नफीसा शाह साहबा, बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन इसी पॉइंट को मैं आगे भी आपसे जरूर इस पर बात करूंगी, क्योंकि जाहिर है एमनेस्टी स्कीम जो है वो हमने देखा कि बड़े करीब करीब कहा जा रहा था कि आने वाली है, लेकिन वो भी एकदम से उसको भी ब्रेक लग गया है। काबीना की रद्दोबदल की तो बातें हो रही है, लेकिन इस पर मैं ओपिनियन लेती हूँ। एमनेस्टी स्कीम के हवाले से जब हमने मार्केट में ये बात सुनी थी, अब क्या किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया कि अभी नहीं आ रही है एमनेस्टी स्कीम? क्या ये बेहतर थी पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेकर आ रही थी एमनेस्टी की, या नहीं थी? देखें, बिजनेस क्लास का स्पेशली क्या कहना था? बिजनेस कम्युनिटी ने जब ये बात आई तो सबसे पहले ये फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जो सदर हैं वो उन्होंने दारू खान अचकजई साहब, उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि हमें इस वक्त एक एमनेस्टी स्कीम की ज़रूरत है। ख़ास करके उन्होंने ये बात कही कि हमें बेनामी अकाउंट्स जिसके ऊपर देखा ये जा रहा है कि घेरा तंग किया जा रहा था, तो उसके बाद और बेनामी जायदाद के ऊपर जब देखा गया तो उसके बाद इस चीज़ की एकदम से हमने देखा कि ज़रूरत महसूस की गई बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से। ये पहला एक सवाल आया कि हमें एक दफ़ा और चांस दिया जाए ताकि इसको हम जितनी भी पैरेलल जो इकनॉमी चल रही है उसको डॉक्यूमेंटेड कर लें। मैं क्योंकि एक लफ्ज़ अपने बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल करता हूँ, जो अनडॉक्यूमेंटेड आपका पैसा है उसको डॉक्यूमेंट के ले लें। लोग इसको बोलते हैं कि टैक्स चोरी का पैसा है, ये चोर हैं, क्योंकि बहुत सी बिजनेस कम्युनिटी ये भी कहती है, अली साहब इस बात को यकीनन सेकंड करेंगे, कि वो ये कहते हैं कि 70 सालों से हम पाकिस्तान की इकनॉमी के पीछे थे, हम उनके साथ खड़े थे, जब कर रहे थे हम टैक्स दे रहे थे कि हमने गलत किया पाकिस्तान के साथ कि हम हर साल जो है अपने रिटर्न्स जमा कराते रहे। तो उन लोगों के जो टैक्स चोरी करते रहे और वो अब उनको हर साल यानी कि 90 हर गवर्नमेंट आकर एमनेस्टी स्कीम अनाउंस कर देती है। साल के अंदर हमने देखा एक एमनेस्टी स्कीम आई है, चाहे वो बेनामी के नाम पर हो, गाड़ियों की मद में हो, या आपके जो कि प्रॉपर्टी को लेके। इससे पहले वाली भी जो प्रॉपर्टी की एक एमनेस्टी स्कीम इस वक्त मौजूद है, अभी भी वो मौजूद एग्जिस्ट करती है। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि बेनामी अकाउंट की, और उसके साथ साथ जो ये कह रहे हैं कि चाहे आपकी गाड़ियां हो, जायदाद हो, कुछ भी हो। जबकि हमने ये देखा इससे पहले इन्होंने बोला कि हम अगर FBR ने बोला कि अगर आप 40 लाख से ऊपर की कोई जायदाद की निशानदेही करते हैं तो उसके ऊपर इनामात भी दिए जाएंगे। ये भी खबर हमने देखी कि इसकी भी सुर्खियां बनाई हैं। बिल्कुल सुर्खी बनी थी। लेकिन अली साहब ये जो एक चीज है कि एमनेस्टी स्कीम के हवाले से फिर टैक्स नेट की जब बात कर रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कि टैक्स नेट बढ़ाना है, फिर इस तरह के हिचकोले खाती हुई मईशत जिसमें लोग नहीं समझ पा रहे कि एमनेस्टी स्कीम को वो फेवर करें, टैक्स नेट वाली जो बात हुकूमत की है उसको फोर्सी करें, या डूबती मईशत, डॉलर का ऊपर जाना, फिर सोने का गिर जाना, स्टॉक मार्केट का क्रश कर जाना। पीपल आर सो मच कंफ्यूज विद दिस गवर्नमेंट। अच्छा देखिए, आई टेल यू,
मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा, 2008 में जाएं। 2008 में जब ये स्कीम लेकर आए थे एमनेस्टी स्कीम, उस वक्त का इट वाज अ वेरी सिंपल स्कीम उस वक्त भी, बट एनीवे वो जब लेकर आए थे तो उस वक्त एक कंडीशन उन्होंने रखा था कि जो लोग इस स्कीम में आएंगे उनको गोशवारे दाखिल करने होंगे अगले 3 साल तक। जो हमारे पास नॉलेज है कि जो नए लोग आए थे जिन्होंने एमनेस्टी स्कीम में दाखिल हुए थे, नए लोग, उसमें से सिर्फ 1/3 ने कंटिन्यू किया उसको और 2/3 जो है ना गायब हो गए, फॉल कर गए ना उसमें, ठीक है, ड्रेन हो गए। तो नोबडी टुक एनी एक्शन अगेंस्ट देम। देखिए एमनेस्टी स्कीम का मतलब क्या है कि एक स्कीम दिया जाए, उसमें आपको जो करना है आप कर लीजिए, मगर अपना जितना चटापटा है सबको क्लियर करके साफ कर लो, और नेक्स्ट डे से यू हैव टू बिकम अ स्ट्रेट टैक्स पेइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है, इसका मकसद ये होता है। जब 2018 में आया ये, तो आपको याद, अच्छा आपको बताओ 2008 में भी फेल हुआ था स्कीम और 2018 में भी फेल हुआ। उसकी रीज़न क्या है? दोनों सालों में यही रीज़न था। नंबर 1 कि आपने टाइम बहुत शॉर्ट दिया था। अच्छा, इसलिए कि 2000 जो लास्ट ईयर आया था स्कीम 18 में, वो आया था मार्च में और ख़त्म हुआ था जाके जून में, उसके बाद 1 महीना शायद एक्सटेंशन कर दिया था, ठीक है ना, सॉरी अप्रैल में आया था और 1 महीना एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अच्छा, इस दफ़ा भी देखिए ना, अभी वी आर सिटिंग इन अप्रैल, अभी ला रहे थे स्कीम, वही जून पे आके ख़त्म होता। यू सी 2 महीने, नो मीनिंग फॉर दैट। एक्चुअली यू हैव टू गिव इट टाइम, नंबर 1। नंबर 2, लास्ट टाइम जो है ना एडवर्टाइजिंग कैंपेन नहीं किया था इन्होंने, सिर्फ आखिरी 15 दिन शायद एमनेस्टी स्कीम के हवाले से। ठीक है। इंडिया में जो एमनेस्टी स्कीम आई थी, इट वाज अ मच हायर रेट ऑफ एमनेस्टी स्कीम, बट इतना एडवर्टाइजमेंट किया था और इतना उन्होंने, देखिए आपको एक तरफ तो आपने कैरेट दिखाया, दूसरी तरफ आपको स्टिक दिखाना चाहिए था, यहाँ स्टिक नहीं दिखाया था, ठीक है। तो अब आपको ये है कि एडवर्टाइजिंग करें इसको, यू हैव टू मार्केट इट। ठीक है, लेकिन अली साहब मैं आपसे भी, और नफीसा शाह साहिबा है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर? ओके, मैं बात ये पूछना चाहती थी कि ये सारे जब आप लोग इतने ज्यादा गिमिकल वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है मईशत को समझते हैं, इकोनॉमी पे बात करते हैं, मैं तो आम आवाम वाले से बात कर सकती हूँ, अवाम जो है सर वो ये बातें नहीं समझ रही है। नहीं, अब आपको बताऊं, अवाम को देखिए, आप एक बात याद रखिए, जो इस वक्त हमारे जो टैक्स पेइंग जो नेशन, जो टैक्स पेइंग कम्युनिटी, हाँ, वो 18 लाख लोगों ने लास्ट ईयर रिटर्न दाखिल किया है, जो कि उससे पहले शायद 14.5 लाख थे। ठीक है। नाउ अब ये मुझे बताइए, इट इज़ लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन जो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। देखिए टैक्स पेयर सब है, आप एक माचिस की डिबिया भी खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स आप दे रहे हैं। टैक्स इज नॉट द थिंग, टू ब्रिंग दोज पीपल इनटू द डॉक्यूमेंटेड सेक्टर इज द थिंग, जिसकी अभी बात कर रहे थे रियाज भाई। तो अब वो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर में लाने के लिए आपको इंसेंटिव्स देना होगा। ठीक है। जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ लोग क्यों नहीं आ रहे? वो कहते हैं हम आएंगे तो इनके चुंगल में फंस जाएंगे। ट्रस्ट डेफिसिट है, यू हैव टू क्लियर दैट ट्रस्ट डेफिसिट। अच्छा, आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक वो लेकर आए थे कि जी 50,000 रुपया तक जिसका रिफंड है हम दे देंगे, अभी लाए थे वो। इट वॉज अ वेरी गुड मूव, वेरी गुड मूव, कि लोगों के घर पे आप वो 50,000 रुपया तक का आप पेमेंट कर दें, जिसके रिफंड वॉल्यूम वाइज वो मेरे ख्याल से 80-85% होगा, वैल्यू वाइज इट विल बी लेस देन 5% ऑफ टोटल रिफंड। तो बड़े रिफंड तो कोई नहीं दे रहा ना, बट इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे इन। तो इस तरह की चीजें इनको करनी होगी। लेकिन कैसे करनी होंगी, क्योंकि आईएमएफ आपके सर पे खड़ा है और वो आपसे कह रहा है कि आपको टैक्स नेट बढ़ाना होगा। बिल्कुल। तो टैक्स नेट कैसे बढ़ेगा, ये एक अपनी जगह सवाल है। फिर दूसरा सवाल ये है कि जो बजट आने वाला है इस पे कितने लोगों की यहाँ चलेंगी और किस किस पे चलेगी, क्योंकि सिर्फ आवाम ही बेचारी होती है और उसी पर ये छुरी चलेगी। बजट के साथ साथ रमजान भी है, तो इन्फ्लेशन रेट मुसलसल बढ़ रहा है, इसको किस तरह से रोकना होगा या किस तरह से रोका जा सकेगा? क्या नए वजीर इसके लिए केपेबल होंगे? मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है मईशत एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर बात करने के लिए भी बहुत वक्त चाहिए और फिर उसके लिए आपको पूरी तरह से ट्रेन होना लाजमी है, जो कि शायद असद उमर साहब की सेहत तक थे, लेकिन वो भी डिलीवर नहीं कर पाए शायद उस तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब चाह रहे थे, या मईशत के हवाले से जितने भी नाक़दीन सवाल उठा रहे थे उनको वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, जरा ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये गवर्नमेंट क्या किसी पॉलिसीज के तहत चल भी रही है मईशत के लिए या नहीं। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक के दौरान भी पाकिस्तान की मईशत पर ही बात कर रहे थे। ये हिचकोले खाती हुई मईशत जो है अवाम के लिए दर्द सर बनती जा रही है। हम बारहा अवाम के लिए ही सवाल उठा रहे हैं। एज मैं जरा ये पता करना चाह रही थी आपसे कि पीटीआई की जो मौशी पॉलिसीज हैं उसको मार्केट किस तरह कंज्यूम कर रही है, कि अभी तक क्या उसमें कोई ड्राइव आया है, किसी ट्रैक पर आई है, या अभी भी लोग समझ रहे हैं कि स्ट्रगल टाइम है और ये निकल जाएगा? देखिए, जैसे हम बात ये कर रहे थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट जो है या ये जो हमारी मईशत का जो हशर है वो अभी का नहीं है। पिछले 2 साल से मईशत जो है वो वेंटिलेटर पे थी, ये बात सब जानते हैं। जब से नवाज शरीफ साहब के साथ जब ये केस हुआ, जब पीएम साहब के साथ जब ये सब चीज़ें हुई थी, उस वक्त से मईशत पे जो है वो प्रेशर आना शुरू हो गया था। कहा यह जाता है कि जितने तजिया निगार या जो लोग मईशत को जानते हैं वो ये बात कहते हैं कि आपके 3 माह के इंपोर्ट बिल अगर आपके पास मौजूद हैं तो एक बेहतर आपकी एक इकनॉमी चल सकती है, आपका मुल्क स्टेबिलिटी पे रह सकता है। लेकिन जब ये हुकूमत आई तो उसके पास लगभग असद उमर साहब 15 दिन कहते हैं, हम कहते हैं कि 1 माह के इनके पास इंपोर्ट बिल के पैसे मौजूद है। तो ये एक खतरनाक बात थी, उनके लिए एक चैलेंज था। लेकिन इनको ये बात भी आती है कि पिछले 1.5 साल से पीटीआई को पता था कि नेक्स्ट गवर्नमेंट हमारी होगी, असद उमर साहब को पता था कि गवर्नमेंट आएगी तो मैं वजीर ख़जाना हूँगा। तो उनका जो ये होमवर्क था वो उनको खुद यकीन नहीं था, या पीटीआई हुकूमत खुद इबाम का शिकार थी कि नहीं होंगे, या असद उमर साहब को भी ये नहीं पता था अगर मैं आऊंगा। वो मैकेनिज्म नहीं बना सके, वो नहीं बना सके। वो बोलते तो हैं, वो समझते भी हैं, वो चीजें जानते आज भी कह रहे थे कि बड़ी जान है मईशत में। मैंने कहा सारी जान तो निकल गई है मईशत सब कुछ जानने के बावजूद पीटीआई गवर्नमेंट अगर अपने आप को 9 माह में भी अगर ये होमवर्क कंप्लीट होता, ये बात सब कहते हैं, ये बात मेरी कही भी नहीं है, ये बात मार्केट में बिजनेस कम्युनिटी भी बोलती है, तजिया निगार भी बोलते हैं, और दूसरे बड़े लोग चैनल्स पे बैठ के ये बातें करते रहे हैं। लेकिन ये बात इनको अब समझ में आई होगी कि जो वो काम इनको बहुत पहले कर लेने चाहिए थे वो ना करने का उसका जो है उसके रिजल्ट्स आने सामने शुरू हो गए, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जो हैं वो इस पीटीआई गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा थी और हैं, और वो एक्सपेक्टेशन रोजाना दिए जा रहे हैं। तवातुर से ये बात वो बोल रहे हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन वो कब और कैसे होंगी ये कहाँ हो रही है, ये सवाल मेरा भी है, कहाँ हो रही है बेहतर? अली रहीम साहब, ये मुझे जरा बता दें कि जो बजट आ रहा है इस बजट में क्या होगा, हमें क्या क्या चीजें मजीद हमें और टैक्स पे लाद दिया जाएगा कि भाई इस चीज का, क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है उसमें आपको बिजली तो महंगी करनी है, जो आप काफी हद तक कर भी चुके हैं। पेट्रोल प्राइसेस आपको मालूम है कि इंक्रीज होता है और रिव्यू करते हैं हर 3 महीने के बाद। तो ये जो नया बजट आने वाला है जून में आएगा, इससे क्या उम्मीद है आपको? ओके, आपको ज़रा सा थोड़ा सा मैं इसके उसमें ले जाऊँ तो यूल अंडरस्टैंड। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हम खेल रहे हैं जो आईएमएफ के प्रोग्राम लेने के लिए वी हैव टू कम टू सम कुछ कंडीशनैलिटीज़ उनके हैं जो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपने कहा कि ये बढ़ेगा और रेट बढ़ जाएगा और फला, और डॉलर इज ऑलरेडी गॉन अप टू 140 रुपीज़, ठीक है, 142 व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा, अब होगा ये कि अब आपको थोड़े से अपने एक्सपेंडिचर को टाइटनिंग करना पड़ेगा। ओके, यू विल हैव टू। देखिए, प्रॉब्लम क्या है हमारे बजट में? हमारे बजट में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आपका भी घर चलता है, हमारा भी घर चलता है, इनका भी घर चलता है। घर वालों को बता दिया जाता है कि देखो ये हमारी आमदनी है, लिमिटेड मनी है, इसमें आपको इसमें घर चलाना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उल्टा काम करती है। वो करती क्या है, वो खर्चे अपने पहले निकालती है और उसके बाद कहती है कि भाई अब आप इतना पैसे जमा करके दो। 18 लाख लोगों में आप जोर जबरदस्ती करके, मार पिटाई करके वो पैसे जमा कर लेते हैं। अपील शपील में हम लोग, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है जो आप लोग को ऊपर टैक्स वैक्स लगता है, बिकॉज आई कैन मेक सम मनी आउट ऑफ इट। मगर फैक्चुअली मैं आपको बताऊं, उसमें होता क्या है कि इस वक्त जाके गवर्नमेंट के पास तकरीबन 400 बिलियन के करीब रिफंड्स देना है। 400 बिलियन जी, रिफंड्स जो डिटर्मिन्ड, यानी डिटर्मिन्ड तो नहीं है बट अनडिटर्मिन्ड मिला के 400 बिलियन है। गवर्नमेंट साहब कहें तो वो कहते नहीं 125 बिलियन 150 बिलियन है, मगर फैक्चुअली है तकरीबन 400 बिलियन जो लोगों के फंसे हुए पैसे। ठीक, एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेचारा फाइल करता है सारी मुसीबत उन्हीं के ऊपर है, यानी टैक्स फाइलर जो है उसके ऊपर ज्यादा हॉकाइज होती है, उन्हीं पे मार पिटाई हो रही है। जो फाइल नहीं कर रहा है, जैसे इन्होंने शुरू में कहा था कि जो लोग टैक्स नहीं देते वही खुश थे, हम तो बेवकूफ़ थे कि हम टैक्स दे देते हैं, तो आपने कहा था। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये देखना होगा कि आप यू हैव टू क्रिएट द इन्वायरमेंट कि लोग इन्वेस्ट करें इस मुल्क में। ये तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको देना। देखिए, आपका साल में 2.25% पॉपुलेशन इंक्रीज है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपको इनको यूटिलाइज करना होगा, वरना क्या होगा, आप रास्ते में चल नहीं सकेंगे। यू विल बी हेल्ड अप बाय दोज पीपल अगर आप जॉब्स नहीं क्रिएट करेंगे। एक दूसरी बात ये, अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत अच्छी है,
यू हैव गॉट द सीपैक कमिंग अप। सीपैक के ऊपर आप हर 150-200 मील के ऊपर आप इंडस्ट्रियल वो क्रिएट कर दें। मैं तो आई हैव गिवन दिस प्रपोजल टू दी इंडस्ट्रियलिस्ट आल्सो कि आप लोग इंसिस्ट करें कि जी हर 150-200 जोन्स बना दिए जाएं वहां पर जहां पे काम हो, इंडस्ट्रियल जोन्स। देखिए इसमें दो फायदे हैं, एक तो ये 2.5% का जो पॉपुलेशन है उसको आप इस्तेमाल करें, वो एंगेज हो जाएगा। फिर दूसरी बात देखिए प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में ट्रांस माइग्रेशन चल रहा है। हाँ। लोग गांव देहात से उठ के आ रहे हैं शहरों में जी। और शहरों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इज बर्स्टिंग एट द सीम, इट कैन नॉट टेक इट एनी मोर। बिल्कुल ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाए फॉर इंडस्ट्रीज इन द इंटीरियर तो होगा क्या कि ये रिवर्स ट्रांस माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। अच्छा ओके, बट आपको इंसेंटिव देना होगा बिजनेस कम्युनिटी को कि आप लगाएं 5 साल तक लेकिन टैक्स। सर वो जो ट्रस्ट डेफिसिट की अभी आपने बात किया था ब्रेक से पहले, वो कैसे खत्म होगा? वही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ओपनली इनको देना पड़ेगा। अच्छा एक देखिए जब बाहर से लोग आते हैं ना इन्वेस्ट करने के लिए, आउटसाइडर्स, तो एक एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। वो एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट आपको लाना होगा लोकल के लिए देना होगा कि जी हम आपको 5 साल तक आपसे कुछ नहीं पूछ ले होगा, आप फॉलिश करें, आप बढ़ाएं चीजों को और उसके बाद फिर हम आपसे बात आफ्टर द 5 ईयर, यानी आपको इतना एम्पल टाइम इकोनॉमी को स्विंग करने के लिए देना होगा। नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिगार्डिंग द सोर्स। तो अली साहब लेकिन मसला आपकी कथा कलामी ये मैं करता हूँ, इनके साथ एक प्रॉब्लम, पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम ये होगी जहाँ हम ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड करने की बातें कर रहे हैं, उसके पीछे एक FATF की जो तलवार है वो जिसको आप, जहाँ हमारी मईशत प्रेशर में आ गई, उसके साथ साथ आप IMF के जो आप देख रहे हैं उसके साथ साथ जो टाइटन किया जा रहा है इन चीज़ों को लेके, उसके पीछे FATF भी है। तो FATF को किस तरह से आप समझते हैं, उनको कैसे आप मुतमईन करेंगे? क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं अली साहब, अगर उसके ब्याफ पे बात करें तो वो तो आपको नहीं इस तरह से मजीद चलने देंगे। आप एमनेस्टी स्कीम ना दें, वो आपको बोलता है कि आप टैक्स पेयर्स क्रैक डाउन करें, आप बेनामी अकाउंट्स क्या चीज है। वो इवन ये भी कहते हैं कि आप गोल्ड जो आपका उसको भी आप डॉक्यूमेंट करें, हो रहा है उसको भी आप बैंक काउंटर से लेना, लेन और देन का साथ, मतलब ग्रे कुछ भी ना रहे, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए। अब मसला यही आ रहा है पाकिस्तान में। वही आपको बता, नाउ द प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। यू हैव टू गो बैक टू देम एंड यू हैव टू टेल देम दैट, देखिए आपको एक अंग्रेजी की कहावत कहता हूँ भी, यू कैन किल अ मैन बट यू कांट किल अ मूवमेंट। इस वक्त जो बिजनेस कम्युनिटी जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कम्युनिटी छोटे, देखो बड़े बिजनेस हाउस सब डॉक्यूमेंटेड है, छोटे दे आर नॉट डॉक्यूमेंटेड। आप कितने को मारेंगे, कितने के ऊपर आप जबर करेंगे? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं इनको पकड़ने के लिए। यू विल हैव टू गिव देम वन टाइम, यू डोंट हैव अ चॉइस। बट सर इंटरनेशनल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें अली साहब, तो FATF एज ही सेड कि वो आपको इतना इजी कॉरिडोर नहीं दे रहा है। दैट्स द जेपरेटाइजिंग इफेक्ट जो आपकी इकोनॉमी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वेदर यू पीपल लाइक इट और नॉट। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इनको जाकर कन्विंस करना पड़ेगा, जैसे आपने 4 साल पहले भी किया था, 5 साल पहले भी किया था। So do you think so that we have that kind of a position right now? Yes, you'll have to go there and convince them कि देखिए हमें 5 साल और दे दें, उसके बाद हम beggars are not the choosers वाली भी तो आपने मिसाल सुनी है ना। If we are the beggars, so how we can choice to all these things? हम तो नहीं कर सकते। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि आपको ये करना ही पड़ेगा और कोई चॉइस आपके पास है ही नहीं। अच्छा ये बताइए कि क्या कह रहे हैं लोग, what the next the finance minister, who will be the next फाइनेंस मिनिस्टर, और किस पे ट्रस्ट है लोगों का? थोड़ा सा देखिए मेरे हिसाब से जो अभी मीडिया में भी नाम चल रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा जो इशरत हुसैन साहब और शमशाद अख्तर, 2 नाम ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर है। और वो डोंट यू थिंक सो डॉक्टर सलमान शाह साहब का भी नाम आ रहा था बीच में? अभी आ रहा है लेकिन क्योंकि ये इशरत हुसैन इस वक्त फाइनेंस की इनकी कमेटी के अंदर एक मौजूद हैं, वो मुशीर हैं, वो उस वक्त मौजूद हैं, स्टेट बैंक को वो समझते हैं, इस वक्त तमाम पॉलिसीज़ वो एक बड़ा उनका नाम है। साथ साथ शमशाद अख्तर एक अच्छा नाम रह चुकी हैं, वो भी जो है उनके साथ लगता है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। हाँ। तो चीज़ें कुछ इस तरीके से यानी ये 2 नाम पे ज्यादा लोग कन्विंस हैं। जो उमर अयूब साहब का भी नाम, वो तो उन्होंने तो कह दिया मैं नहीं लेता वजारत, भाई कोई और काम करा ले मुझसे। इससे बेहतर यही होगा कि उमर अयूब का ही मैं बता रही हूँ, वो कह रहे मैंने नहीं लेनी। तो ये कह दिया जी, उन्होंने तो बात यही आती है कि फिर ये जो नाम है 2, इनमें से ही इनके पास कोई और ऐसा ऑप्शन सलमान शाह साहब का भी नाम आ रहा है। ओके अच्छा, ये 2 नाम है जिसपे आप कह रहे हैं सब के लोगों का ट्रस्ट है कि शायद इन दोनों में से बन जाए।
बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि इन्होंने थोड़े दिन पहले जैसे यूनुस डागा जो हैं बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो इस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस लग चुके हैं इस वक्त, जो कि बहुत ज़्यादा फेवरेट माने जाते हैं और हर बिजनेस कम्युनिटी जिससे भी आप बात करें वो कहते हैं जी जब यूनुस डागा के पास जाएं तो वो बात सुनते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं। तो इस वक्त मिनिस्ट्री जो है वो जहां अगर बात की जाए ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग नाम वहां मौजूद है। अब उनके साथ कौन मिलके जो है वो इसको ला सकता है। इनसाइड आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अयाज साहब जो आपने बात बताई यूनुस साहब की ये जो बात है या जो नाम है मेरा ख्याल है काफी इनसाइड स्टोरी है। बिजनेस कम्युनिटी इसको बहुत बेहतर तरीके से जानती है, ज्यादा इस पर बात नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। जो बात हो रही है वजारत के हवाले से कि किसको कलमदान सौंपा जाएगा, तो वो कुछ नाम तो बड़े ऑब्वियस हैं जिसमें ज़ाहिर शमशाद अख्तर साहिबा का नाम है, फिर इशरत हुसैन साहब का नाम है, डॉक्टर सलमान शाह साहब का नाम भी आ रहा है। उमर अयूब साहब ने बहरहाल अभी तक की इतलात के मुताबिक उन्होंने कह दिया है मैं बहरहाल वजारत से नहीं ले रहा। तो यूनुस डागा के हवाले से जो अयाज साहब ने बात की है ये बताया तो ये जा रहा है कि शायद कोई टेक्नोक्रेट्स में से लोग आएंगे, लेकिन ये नाम भी खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी इसको बहुत ज्यादा कुशन मान रही है अपने लिए। सो लेट्स सी कि कौन इस वजारत को संभालेगा, लेकिन मईशत को संभालने के लिए क्या पॉलिसी देंगे हमारे पैनलिस्ट। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि जरा पैनलिस्ट से ये जान लेते हैं कि पॉलिसी ये क्या समझते हैं होनी चाहिए आने वाले, जाहिर है हुकूमत की जो बजट वो पेश करेगी उसमें। पहले अली साहब आप ही मुझे जरा बताइए क्या चीज़ा चीज़ें हैं जिसमें आप समझते हैं कि बजट अगर इन खतूत पर रखा जाए तो अवाम दोस्त भी साबित हो जाएगा और जो इस वक्त मईशत की हालत है उसमें भी किसी हद तक बेहतरी। पहली बात तो ये कि जो एमएनसी स्कीम की बातें हो रही है, हालांकि मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बट एमएनसी स्कीम विल हैव टू कम, otherwise they will not be able to support the market today. ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज आपको चेंजेस ये लाने पड़ेंगे कि जो ब्लैक मनी जहाँ पार्क हो रहा है इस वक्त वो आपको रोकना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी प्राइसेस आपको थोड़ा सा मार्केट के लेवल को उसको ऊपर करना पड़ेगा। इसी तरह जो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि प्राइस बॉन्ड्स जो हैं, बड़े प्राइस बॉन्ड्स खास तौर पे, उसको आपको जैम ऑफ करना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू ब्रिंग दैट मनी बैक इनटू दिस थिंग। इंडस्ट्री में आपको वो देना पड़ेगा, इंसेंटिव्स देना पड़ेगा ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाए लोग, और वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज आप लेकर आएँ उसको। इंशाल्लाह in a matter of 5 to 7 years you will see the difference. 5 to 7 years। अच्छा, मुझे बताया गया है मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज के। मोहम्मद जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर साहब मुस्ताफी हो गए हैं असद उमर साहब, पहले तो जरा ये बताइए कि क्या कितनी उम्मीदें थी आपको कि ये मुस्ताफी हो जाएंगे? मुझे तो उतना ही पता था जितना आपके चैनल को तो बल्कि सबसे ज्यादा पता था, उन्हीं के थ्रू हमें पता चला था कि सबसे पहले खबर आनी शुरू हुई थी और उस वक्त असद उमर वॉशिंगटन से फ्लाई कर चुके थे, तो हमारे पास कोई ऐसा सोर्स भी नहीं था वेरीफाई करने का जब ये न्यूज चलनी शुरू हुई है। तो हैरान कुन बात तो है बिल्कुल कि जी इस वक्त, एक तो वक्त के हवाले से बजट से पहले और IMF नेगोशिएशंस की क्लोजिंग से पहले और फिर उसकी FATF की क्लोजिंग से पहले, ये तमाम चीजें जो हैं बड़े चैलेंजेस हैं और एक नए वजीर खजाना के लिए दोबारा से समझना और उसको आगे लेके जाना इतना सिंपल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। जुबैर साहब, इज दिस द फेलियर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर या फिर आप ओवरऑल गवर्नमेंट को इसका फेलियर समझ रहे हैं कि ये जो बेहतर या सुधार नहीं आ पा रहा? देखिए, फेलियर जो सबसे बड़ा फेलियर है वो मईशत का है, मईशत की जो हालत है। अब तो मेरा ख्याल है इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है कि मईशत की खराबी इस हुकूमत की वजह से हुई है। अदरवाइज वजीर खजाना जो उनके स्टार थे, और मेरा ख्याल है इसलिए नहीं कि वो मेरे भाई हैं, बट आपको भी पता होगा जितने पढ़े लिखे वो सब उनकी तरफ देखते थे कि वो मईशत के हवाले से चैंपियन है,
तो अगर इमरान खान साहब ने उनको फारिग करने का फैसला किया तो इसका मतलब इमरान खान मुतमईन नहीं है मईशत की हालत से। रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली इमरान खान की है। एक तो उनके अहदाफ ऐसे थे कि जो मुमकिन ही नहीं था, वो दुनिया में कोई भी आगे फाइनेंस मिनिस्टर लग जाए वो उसको पूरा नहीं कर सकता। जुबैर साहब, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट, इसका मकसद है नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर से भी आप उम्मीद नहीं बांध सकते क्योंकि मईशत आपकी पटरी पर नहीं है। IMF प्रोग्राम के हवाले से आज भी असद उमर साहब ने कहा कि आपको सख्त फैसले लेने होंगे और मईशत में बड़ी जान है। आप कैसे समझ रहे हैं इस स्टेटमेंट को? मईशत में जान तो नहीं है, जान होती तो जाहिर सी बात है फिर इतनी ये नौबत ना आती। कोई भी आज से 9 महीने पहले ये नहीं कह सकता था कि असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहेंगे और वो मईशत की हालत की वजह से नहीं रहेंगे। अब उसमें जाहिर है इनकी इंटरनल डिफरेंसेस हैं कैबिनेट में, आपको पता है पार्टीबाजी इतनी ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एहदाफ हैं, देखे ना, मैं कल ये एक प्रोग्राम में एयर वाई के प्रोग्राम में कह रहा था, ब्लड बाथ का एक लफ्ज होता है जो कभी 6-8 महीने में, 1 साल में इस्तेमाल होता है। जहाँ हर तीसरे दिन ब्लड बाथ हो रहे हैं, मार्केट्स में तबाही मची हुई है, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे इंडस्ट्री हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, जो भी आप उठा दें। तो एक जो हम कहते हैं ना द नंबर्स स्पीक, और नंबर्स की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, ग्रोथ गिरती चली जा रही है, टैक्स कलेक्शन की बुरी हालत है। तो अब ये कहना कि सब कुछ पिछली हुकूमत की वजह से हुआ था, ये एक अपने आप को तसल्ली देने के लिए तो काफी था पहले 3-4 महीने। लेकिन उसके बाद हम तो यही कहेंगे कि हमने आपको इलेक्ट किया है, तो आप हमें ये बताएं कि आप कैसे इसको ठीक करेंगे। और उनके पास ठीक करने के लिए PTI के पास कुछ भी नहीं है, और ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ PTI, ये मैं आपको बता दूं। ओह, बिग स्टेटमेंट मोहम्मद जुबैर साहब, वेल थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल वक्त खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपसे मजीद बात करना चाह रही थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है। यहाँ सब नहीं है, 30 सेकंड्स में अगर आप कहना चाहें एनीथिंग वुड यू लाइक टू से फॉर द पॉलिसीज ऑफ दिस गवर्नमेंट, एज मोहम्मद जुबैर साहब सेड के खत्म चीजें काफी। देखिए, इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी बहुत डरी हुई है। हुकूमत को सबसे पहले जो है अपनी FBR और उसके साथ साथ नैब को, जो ये आम बिजनेसमैन के ऊपर जो नैब चली गई है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब बिजनेस कम्युनिटी डर गई है। पैसा जो है वो रुक गया है, वो पैसा निकलता है वो फौरन, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, उसके अंदर SSCP जो है बड़ी एक्टिव नजर आ रही है, हर किसी से अकाउंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसी तरीके से नैब जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर हाथ डाल रही है, तो इनके ऊपर सबसे पहले इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा। उनको कहा गया आप सरकारी डिपार्टमेंट्स की तरफ ही महदूद रहें और बिजनेस कम्युनिटी को काम करने दें। as well said that. Thank you very much अली रहीम, मोहम्मद याज राना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद जुबैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नफीसा शाह साहब आपका शुक्रिया कि आपने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। बहरहाल सुनामी की लहरें बहुत ऊंची थी और असद उमर को बिलाखिर ले डूबी हैं और बहुत सारी वजारतें शायद मजीद डूबेंगी। कौन कौन सी होंगी न्यूज में आपको पता चलता रहेगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।